Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप सो आपने इसे खुद सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो को फौरन पॉज कीजिए और इसे खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि आपका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे कौन सा वीक पॉइंट है एंड मुझे कौन सी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। और अगर आप खुद ही एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको सामने आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और आपको कोई भी आपसे क्वेश्चन किया जाए, एमसीक्यूज किए जाए, फिल इन द ब्लैंक्स किए जाए एंड जो भी व्हाटएवर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चंस किए जाएं, अगर आपको उनके आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको उनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे अटक रहे हैं, या फिर ये है कि आपको थोड़ा सोचने का मौका सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और वैसे भी एमसीक्यू जो होते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, जिनमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, आपके वन वर्ड के आंसर्स हो गए, वन वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वन वर्ड में आंसर देना होता है या टू वर्ड्स में आंसर देना होता है, ठीक है, या फिर ये कि एमसीक्यूज हो गए, तो इन सभी को तो आपको फटाफट से कर देना चाहिए आफ्टर चैप्टर के पढ़ने के बाद। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ भाई, क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ा इंसान को दिमाग लगाना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन आंसर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी आपके जो है एमसीक्यूज एंड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी बातें कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आपने कर लिया है और आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको जो है करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे चूज करना है। फर्स्ट नंबर है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेलेस्टियल बॉडी। क्या पूछ रहे हैं कि वो ऐसी चीज बताइए इनमें से नीचे जो आपको ऑप्शंस दे हुए हैं जो कि सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। सेलेस्टियल बॉडी आप जानते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं, तो उनमें आपके स्टार्स भी आ जाते हैं, उनमें आपके स्टार, प्लेनेट, मून एंड दूसरी जो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज जो होती हैं। तो इनमें आप देखिए ये जो ध्रुव तारा है ये क्या सेलेस्टियल बॉडी है? तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नहीं है। तो ध्रुव तारा तो आपका सेलेस्टियल बॉडी हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल ये सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हुआ। ठीक है, एंड मून तो सेलेस्टियल बॉडी है, एंड जुपिटर, तो आपका जो ऑप्शन हुआ वो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा हुआ, बी। ठीक है, द स्टार बेटेलिजूस बिलोंग्स टू द कॉन्स्टेलेशन। जो स्टार है बेटेलिजूस, जिसे कि 20 ब्राइटेस्ट स्टार्स में से एक स्टार है, वो किस कॉन्स्टेलेशन से बिलोंग करता है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, कैसोस्पिया या फिर ओरियन? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये कॉन्स्टेलेशन वगैरह का जो हमने पढ़ा था इसके बारे में, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाता है एंड आउट ऑफ आपके जो आप नॉर्मली हम अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उनमें अगर स्पेस की चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा उसके लिए थोड़ी अलग लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो स्टार जो बेटेलिजूस होता है वो ओरियन से बिलोंग करता है। ठीक है, ओरियन जो कॉन्स्टेलेशन है इसके अंदर जो है ये स्टार बेटेलिजूस स्टार जो आता है। मार्स ये क्या है? एक इनर प्लेनेट है, आउटर प्लेनेट है, ड्वार्फ प्लेनेट है या फिर एस्ट्रॉइड है? तो आपको पता होना चाहिए मार्स जो है वो क्या है, ये सन के बहुत ही क्लोज है। तो और वो प्लेनेट जो कि सन के बहुत ही क्लोज होते हैं तो हम उन्हें इनर प्लेनेट में गिन लेते हैं। तो जो मार्स है वो एक क्या है, एक इनर प्लेनेट है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो, और आपने नहीं भी पढ़ा है, तो चैप्टर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे चैप्टर नंबर 16 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको तीनों पार्ट्स मैंने बनाए हैं और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाई है मैंने इसरो पे, तो उसको आप जरूर पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हेलियस कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन वंस एवरी 76 ईयर। ये भी याद रखिएगा, ये वाली जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बिकॉज जो कॉमेट का जो टॉपिक है ये काफी फेमस टॉपिक है, बिकॉज कॉमेट्स जो है हम अपनी नेक्ड आई से भी देख लेते हैं। तो इसकी वजह से कुछ ऐसे कॉमेट्स हैं जो कि काफी फेमस है, जिनमें हेलियस कॉमेट आता है, जो कि हर 76 ईयर पे ये आपको दिखेगा। द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट बाय
इनटू स्पेस बाय इंडिया, तो वो कौन सी सैटेलाइट है, वो है आर्यभट्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड से फिल करना है। अ मेटियोर इज आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार और एस्ट्रॉइड। तो मेटियोर को आप जो है शूटिंग स्टार भी कहते हैं। देयर आर 8 या फिर 9 प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, जो लास्ट वाला प्लेनेट है 9 वाला प्लेनेट। पहले 9 प्लेनेट गिने जाते थे, बट जो 9 वाला प्लेनेट प्लूटो है उसको अब ड्वार्फ प्लेनेट के अंतर्गत उसको कर दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है अभी तक हम लोग 8 प्लेनेट जो है अपने सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं। वेनस हैज 2 या फिर नो सैटेलाइट। तो वेनस जो है ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, याद रखिएगा। So far, astronomers have recorded the orbits of over 4 million या फिर 4,000 asteroids in our asteroid belt। तो 4 million नहीं बल्कि 4,000। ठीक है। The phases of the moon in which a very small portion of the moon is visible from the earth is called crescent moon। Yeah, okay। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। वेट एक मिनट, या ओके सही है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। आपको डिफाइन द फॉलोइंग, आपको इसको डिफाइन करना है। ये आपके लिए हमेशा की तरह होमवर्क रहा। कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन करनी है। एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट, मेटियोर एंड फेजेस ऑफ द मून। तो आप इनकी डेफिनेशन कर लीजिएगा अपनी बुक में से देख करके। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अ रिलेटिवली स्मॉल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ बिगर बॉडी लाइक प्लेनेट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड में आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है सैटेलाइट। ओके। A small numbers of stars within a constellation forming a recognizable pattern। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्मॉल numbers of stars क्या कहलाते हैं, जो कि एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं एक कॉन्स्टलेशन के अंदर। कॉन्स्टलेशन के अंदर अगर कुछ स्टार्स जो हैं वो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाए तो हम उनको बोलते हैं एस्टेरिज्म। ठीक है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं। आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा और आपको याद भी होगा। स्टार्स आल्सो नोन एज अल्फा ओरी, तो इसको बोलते हैं हम बेटलीजियस। ओके। एंड द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज साइरस। दिस प्लेनेट हैज सैटेलाइट कॉल्ड फोबोस, तो उसका नाम है मार्स। देखिए ये सारी चीजें आपके स्पेस से रिलेटिव हैं, तो आपको चाहिए कि इन सभी को जो है आप याद कर लें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज वन लाइट ईयर। सो अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। नेम एनी 2 कॉन्स्टलेशंस। ओहो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो आप यहाँ पे लिख दिएगा द 2 कॉन्स्टलेशंस आर उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। इसके अलावा आप दूसरे भी लिख सकते हैं। नेम 2 आउटर प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो आउटर प्लेनेट, द 2 आउटर प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर एंड सैटर्न। व्हाट इज मेटेराइट। व्हेन अ मेटेराइट doesn't fully burn up and it hits the surface as a solid piece is called meteorite. What are artificial satellites? So man-made satellites are called artificial satellites. Okay, चलिए। Long answer question say explain why the celestial bodies appear to move from east to west across the sky when viewed from the earth. So the motion is due to the earth's rotation. This motion is due to the earth's rotation. As the spin of the earth carries us eastward at almost 1000 miles per hour, we see stars rising in the east passing overhead and is setting in the west. The sun, moons and planets appear to move across the sky much like the स्टार। ओके, चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था तो थोड़ा सा आपको जो है इसको डील करना होगा। नेम द 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन विच द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर प्लेस्ड। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ठीक है, तो आपको प्लेनेट के बारे में थोड़ा सा भाई 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा डिटेल कर दीजिएगा। प्लेनेट के बारे में बता दिया। प्लेनेट इज एनी ऑफ द लार्ज बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन इंक्लूडिंग मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इन ऑर्डर टू क्लोजनेस ऑफ द सन। तो ठीक है, आपको ना ऐसे ही याद करना होगा कि भाई पहले मर्क्यूरी फिर वेनस फिर अर्थ। ये इस वजह से क्योंकि सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि सन से क्लोजेस्ट से, यानी सन के क्लोज से लेकर के सन के जो सबसे फार अवे जो प्लेनेट है उसके हिसाब से आप सीक्वेंस में लिखिए। तो आप सीक्वेंस में याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ड्वार्फ प्लेनेट, अ ड्वार्फ प्लेनेट लाइक अ प्लेनेट इज स्फेरिकल इन शेप एंड ऑर्बिट्स स्टार लाइक द सन। हाउएवर अनलाइक अ प्लेनेट इट हैज नॉट क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर similar sized object. Okay, small solar system bodies. So the small solar system bodies in the solar system includes comets, asteroids and other small bodies. Okay, चलिए write down any 3 differences between the inner planet and the outer planet of the solar system.
तो ये आपके ऑलरेडी बुक में भी ये आपका दिया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली यही से उतार दिया कि इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स में थ्री डिफरेंसेस। तो इनर प्लैनेट्स देखिए तो दे आर क्लोजर टू द सन एज कम्पेयर टू आउटर प्लैनेट्स, व्हाइल दे आर मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन compared to inner planets. They are small in size, they are very large in size, they are very dense, mostly made up of rock, they are very high, they are very light and mostly made up of gases. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉमेट्स। सो कॉमेट्स मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि ये काफी फेमस है, सोलर सिस्टम बॉडीज में आता है कॉमेट्स का नाम। तो आप इस पे आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है। सो कॉमेट्स आर स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैस, रॉक एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन। कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद अ हेड कॉल्ड कॉमा एंड अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल ऑफ ओवर 1 million किलोमीटर। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। द कॉमेट नोन एज हेलियस कॉमेट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 76 years इंटरवल। ओके, चलिए डिफरेंशिएट बिटवीन मेटियोर, मेट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। तो जिस तरीके से यहाँ पे दिया है इसी हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसमें। सो डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि भाई आप थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन बता दो तो आपके जो इसके बीच में डिफरेंशिएट हो जाएगा। बेसिकली ये सभी चीज जो ये तीनों जो है वो एक ही चीज से रिलेट करते हैं, वो क्या है, शूटिंग स्टार। अब वो शूटिंग स्टार किस तरीके से है, तो मेटियोर्स को आप देखिए तो मेटियोर इज अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई। A shooting star or a falling star, ठीक है, produces by the entry of a small meteorite into the Earth's atmosphere। यानी कि जब एक जो स्मॉल मेट्रॉइड है जो कि कॉमेट से भी छोटा होता है, यानी कॉमेट से भी शेटर्ड कॉमेट बोल सकते हैं ना, उससे भी जो छोटा होता है मेट्रॉइड, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो हम उसको मेटियोर बोलते हैं। और मेट्रॉइड किसे बोलते हैं, वही मेट्रॉइड जो मैंने आपको बोला अभी। ए मेट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडी इन आउटर सरफेस। दे मे बी फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉमेट्स और शेटर्ड एस्ट्रॉइड। ठीक है, या तो ये कॉमेट्स के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, ये शेटर्ड एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, कि किसी एस्ट्रॉइड का कोई टुकड़ा हुआ हो तो ये मेट्रॉइड हो गया। तो यही मेट्रॉइड जब अर्थ के सरफेस पे आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये मेटियोर कहलाता है। और ये एंटर करते हुए जब ये एंटर करता है तो चूंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की वजह से यहाँ क्या लो टेम्परेचर होने की वजह से तो ये जो है जलने लगता है। जब ये कम्प्लीटली जल जाता है तो हम इसको मेटियोर बोलते हैं, या फिर इसको हम यहाँ से अगर देखें तो शूटिंग स्टार बोला जाता है। लेकिन अगर ये जल ना पाए, कम्प्लीटली जल ना पाए और डायरेक्टली आकर के अर्थ के सरफेस को हिट करता है तो हम इसको बोल देते हैं मेट्रॉइड्स। When a meteoroid doesn't fully burn up and it hits the earth surface as a solid base, this is called the meteoroid। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसके बीच में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। थोड़ा सा इसको दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गिव 5 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो द 5 यूजेस ऑफ, वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे पर्पज से इनका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। तो आपको चूंकि यहाँ पे 5 पूछा गया है तो हम 5 ही का आंसर देंगे। आप जो है मैंने जितने उठाए हैं तो आप वहां से भी वो मेरे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, बाकी जो आपको याद हो वो भी लिख सकते हैं। सो द 5 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, स्टडीइंग स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, weather forecasting, navigations of ships and aeroplanes, telecommunication and television broadcasting। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, या 5 हो गए। तो ये मैंने लिख दिया। आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़िए, वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। जल्दी हम लोग जो है टेस्ट लेकर के आने वाले हैं, बिकॉज हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।